आ गए सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, आज क्लास छोटी है, 1 आवर की क्लास है, टाइम कम है अपने पास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? रिप्लाई करिए। वेरी गुड। चलिए बच्चे, क्लास शुरू करते हैं फटाफट से। कम टाइम है आज हमारे पास, 1 ही आवर की क्लास है, शुरू करते हैं। यस, जैसा कि आपको याद है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे चार्ज के इफेक्ट के बारे में। चार्ज के इफेक्ट के बारे में एक बात मैं आपसे कर चुका, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ई के बारे में सारी बातें हो चुकी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें 8 अलग अलग सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था, मगर हमने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड के सिस्टम पढ़ लिए हैं। बाकी 4 हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के बाद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल तरीका, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ईएलएफ के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, जहां पर चार्ज का असर होगा, ऑब्वियसली जहां पे माहौल बना हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर उस इलेक्ट्रिक, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखता तो है नहीं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इमेजनरी लाइंस का यूज करते हैं। और उन इमेजनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और ये जो इमेजनरी लाइंस हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है? इन लाइंस को देख करके, इनके पैटर्न को देख करके हमें पता लग जाता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, फील्ड की डायरेक्शंस क्या है, फील्ड कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, सब कुछ हमें क्या किससे पता लग जाता है? इन लाइंस के पैटर्न को देख के पता लग जाता है। तो बच्चों, उन्हीं इमेजनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसको मैं शॉर्ट में बोलना चाह रहा हूँ ईएलएफ। ईएलएफ मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इनके बारे में कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें स्टडी करना है। इन प्रॉपर्टीज को लेकर के हमारे एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आइए बारी बारी से शुरू करते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आए हुए हैं, आते रहते हैं, वो भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया आपको, कैसी लाइन है ये? रियल लाइंस है, इमेजनरी लाइंस? इमेजनरी लाइंस मतलब ये लाइंस वास्तव में होती नहीं है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो कोई हवा में इस तरह की लाइंस पैदा नहीं हो जाएंगी, ठीक है? ये रियल लाइंस नहीं है, कैसी है? इमेजनरी लाइंस है। सही बात है, इमेजनरी लाइंस है। दूसरी बात, ये लाइंस जो है प्लस से ओरिजिनेट होती है और माइनस पे टर्मिनेट होती है। लाइन ऑफ फोर्स, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता था? प्लस से माइनस की तरफ। तो लाइन ऑफ फोर्स भी क्या होंगी? प्लस से तो ओरिजिनेट होंगी और माइनस पे टर्मिनेट होंगी। यानी मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, प्लस से निकलना और माइनस पे टर्मिनेट हो जाना। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, व्हाट आई मीन इज, ये प्लस और ये माइनस चार्ज है, मान लीजिए। लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी? प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। देख रहे हैं आप लोग? यानी कि यूं समझिए सीधे सीधे, प्लस का काम क्या है? लाइनें प्रोड्यूस करना। प्लस का काम क्या है? लाइनें प्रोड्यूस करना। और माइनस का काम क्या है? लाइनें प्रोड्यूस करना या टर्मिनेट करना। टर्मिनेट करना, देसी बोलूं तो प्लस जो है लाइनें प्रोड्यूस करता है और माइनस लाइनें प्रोड्यूस करता है, खा जाता है, खा जाता है। प्लस का काम लाइनें प्रोड्यूस करना, माइनस का काम लाइनें टर्मिनेट करना, खा जाना। तो ध्यान रखें, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, उस तरह लाइन ऑफ फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ रहेंगी। इस तरह का इनका पैटर्न रहेगा। अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज के लाइन ऑफ फोर्स बनानी है तो हम क्या करेंगे? सिमेट्री में सब तरफ इस तरह से आउटगोइंग लाइन बना देते हैं। कल अपनी बात हुई थी ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होता है? टुवर्ड्स या अवे? अवे। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की लाइंस कैसी बनाई है मैंने? अवे। अगर मान लीजिए मेरे पास एक इकलौता नेगेटिव चार्ज होगा, सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो उसके लिए लाइन ऑफ फोर्स कैसे बताऊंगा मैं? यस, अवे या टुवर्ड्स, वो सारी कैसी हो जाएंगे? डेफिनेटली वो कैसी हो जाएंगी? टुवर्ड्स हो जाएंगी। प्लस है तो अवे और माइनस है तो टुवर्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लस से निकल के माइनस पे टर्मिनेट होती है, तो बोलिए प्लस से निकल के अगर घूम फिर के वापस प्लस पे आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं? क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन हमने डिस्कशन में क्या निकाला कि प्लस से निकल रही है और माइनस पे खत्म हो रही है, तो इसका मतलब क्लोज लूप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब नो क्लोज लूप, नॉट क्लोज लूप। शेखर, दिख रहा है? यस, मैं लाइव हूं, सबको दिख रहा है ना? सबको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। नॉट क्लोज लूप क्या रहा?
जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं बच्चों को कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, नेवर क्लोज लूप। ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं कौन सा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आपको ध्यान होगा, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाकर के ईएमआई, इलेक्ट्रॉन, वहां पे हम आपको बताएंगे कि जो इंड्यूस लूप होता है, चेक द डिफरेंस। ये कौन सा फील्ड पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नेवर क्लोज लूप। और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाएगा ईएमआई में, इट विल बी ऑलवेज क्लोज लूप। यही लिख के देता हूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will always be closed loop, always be closed loop। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि हम स्टैटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, ये कभी भी क्लोज लूप में नहीं होगा। जबकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब भविष्य में आप पढ़ेंगे ईएमआई चैप्टर में, तो वहां हम क्या पढ़ेंगे कि वो हमेशा किस में रहता है, और क्लोज लूप में रहता है। अगला पॉइंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को तो दिखाने का ग्राफिकल तरीका है। तो नोटिस करें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे अगर हम कहीं टेंजेंट खींच देते हैं, अगर हम टेंजेंट खींच देते हैं, तो उस टेंजेंट से हमें क्या मिल जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। क्या मतलब हुआ, ये देखिए, जैसे मानिए ये कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, होगा। अगर मुझे कहा जाए किस पर फील्ड की डायरेक्शन बताइए, फील्ड की डायरेक्शन, आइए मान लीजिए यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ टेंजेंट खींच दिया, तो ये यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यहाँ देखिए, आपने कहा यहाँ बताइए फील्ड की डायरेक्शन, तो जहां आप फील्ड की डायरेक्शन पूछेंगे वहां मैं टेंजेंट खींच दूंगा, और टेंजेंट खींच दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जहां पर भी आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, वहां पर सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, द टेंजेंट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला पॉइंट जो आप सबको याद ही है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही बात है, जो लाइन ऑफ फोर्स है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, बिल्कुल सही बात है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इसका रीजन हम सबको रटा पड़ा है। क्या रीजन होता है इसका बच्चों, ये देखिए, अगर दो लाइन ऑफ फोर्स ने आपस में इंटरसेक्ट कर दिया, तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर दो दो फील्ड की डायरेक्शन हो जाएंगी, फील्ड की डायरेक्शन दो दो हो जाएंगी। अरे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या दो दो फील्ड हो सकते हैं क्या, नो वे, पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में तो सिर्फ एक ही फील्ड होगा, एक ही डायरेक्शन की फील्ड, एक ही डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो क्योंकि एक जगह पर दो दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स आपस में कट या इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगी। क्लियर है। अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट, नंबर ऑफ ELF, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ फोर्स की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि कम चार्ज कम लाइंस, ज्यादा चार्ज ज्यादा लाइंस। तो बहुत लॉजिकल बात है यार, जरा सोच के देखिए कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, कम चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए लाइंस भी कम होनी चाहिए। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, तो उसके लिए लाइंस भी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लाइंस, कम चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड और कम लाइंस। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा वैल्यू का चार्ज होगा हमें उसके आसपास लाइंस उतनी ज्यादा दिखानी पड़ेगी। आफरीन, ईएलएफ का मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ईएलएफ, ईएलएफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। चलिए, थैंक यू। तो ये रहेगा। और अगर हम ये बात समझ गए हैं तो इस बात का यूज कैसे करते हैं वो समझिए। जैसे इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन कैसे बनता है, एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में जो आया वो क्या है कि Q1 चार्ज है बच्चों, Q1 चार्ज, इसके आसपास उन्होंने इस तरह से लाइंस दिखाई, एग्जाम की बात बोल रहा हूं मैं, इस तरह से आसपास लाइन दिखाई, गिन के 6 लाइंस, और साथ में एक और Q2 चार्ज यहाँ पास में था, उसके आसपास उन्होंने गिन के इस तरह से 4 लाइंस दिखाई। ये आया एग्जाम में, आया क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा गया एग्जाम के अंदर कि Q1 और Q2 का नेचर बताइए, Q1 पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो आप डायग्राम देख के समझ पा रहे होंगे Q1 कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, Q1 में लाइंस आ रही है कि उससे निकल रही है, निकल रही है, डेफिनेटली Q1 पॉजिटिव है। और Q2 में लाइंस आ रही है कि टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, तो Q2 क्या है, नेगेटिव है। बहुत अच्छा, तो आप बिहेवियर देख के जान गए हैं कि Q1 और Q2 में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। एक बात, दूसरी बात, एग्जाम में मुझसे पूछा गया कि दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा।
तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि मैग्नीट्यूड का रेशियो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस का रेशियो। Q1 के आसपास 6 लाइंस हैं और Q2 के आसपास 4 लाइंस हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 रेशियो हो जाएगा। सिंपल। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते रहे और आते हैं, इसलिए आप सबको इनका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। कंफर्टेबल है आप लोग? यस। सीधी सी बात है, ज्यादा चार्ज ज्यादा लाइंस, कम चार्ज कम लाइंस। क्लियर? आइए अगला पॉइंट पकड़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर हम ध्यान दें, जहां पर लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, डेंस होगा। क्राउडेड लाइंस इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जी हाँ। मान लीजिए मुझे कोई लाइन ऑफ फोर्स का मुझे कोई पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को देख करके मैं बता सकता हूं कि उसमें कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या कहां पर कमजोर है। कैसे बताना है? जहां पर लाइंस क्राउडेड हैं, डेंस हैं, पास पास हैं, वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहां लाइंस कंपेरेटिवली दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। आइए इस बात पर छोटा सा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये देखिए। मान लीजिए मैंने आपको ये लाइन ऑफ फोर्स का कोई पैटर्न दिया हुआ है, होगी कोई लाइन ऑफ फोर्स है, मान लीजिए दिस इज लोकेशन ए और मान लेते हैं दिस इज लोकेशन बी। ये देखिए एक डायग्राम है, लाइन ऑफ फोर्स में एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और दूसरा है पॉइंट बी। दिख गया आप लोगों को? बस डायग्राम देख के मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए ए और बी में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम या कहां पे ज्यादा होगा या बराबर होगा। आओ चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है शिवम। ए के पास देखिए आप, ए के पास लाइनें क्या है, पास पास है, तो जहां लाइंस पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और बी के आसपास लाइंस दूर है, तो जहां लाइंस दूर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमजोर। तो इसको देख के हम क्या समझ पा रहे हैं, ई ए डेफिनेटली ई बी से क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। सही बात है, ई ए डेफिनेटली ई बी से। करना कुछ नहीं है, क्राउडेड लाइंस मतलब पास पास लाइन, पास पास लाइन तो फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और अगर मान लीजिए दूर दूर लाइन है तो फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर रहेगा। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो हम ले रहे हैं बड़ा काम का पॉइंट है, और अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी पॉइंट पे आते हैं। क्या पॉइंट? बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो मटेरियल होते हैं ब्रॉडली दो तरह के होते हैं, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ध्यान दीजिए, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इनके बने किसी बॉडीज को अगर मैं लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में रख दूंगा, लाइन ऑफ फोर्स के जगह में रख दूंगा, तो प्रॉपर्टी ये है कि कंडक्टर में एक भी लाइन ऑफ फोर्स एंट्री नहीं करेगी। वर्ड्स पे ध्यान रखें, कंडक्टर में कोई भी लाइन ऑफ फोर्स एंट्री नहीं करेगी, जबकि नॉन कंडक्टर में फ्यू लाइन, कुछ लाइन एंटर करेंगे। तो नॉन कंडक्टर में पूरी लाइन एंटर नहीं करेगी और बिल्कुल जीरो भी नहीं होगा, बल्कि कुछ लाइन एंटर करेगी। यानी अगर मैं इसको देसी लैंग्वेज में बोलूं तो समझिए, कंडक्टर में नो एंट्री और नॉन कंडक्टर में फुल एंट्री, नो एंट्री या पार्शियल एंट्री, पार्शियल एंट्री। क्या मतलब हुआ? इन कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स नो एंट्री, इन नॉन कंडक्टर्स पार्शियल एंट्री, पार्शियल एंट्री। बिल्कुल इंसुलेटर, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल प्रशांत अभी सारी बातें बोलने वाला हूं, ध्यान दी, ध्यान दें प्लीज। ओके, क्या रहा? सब आ जाएगा, डोंट वरी, सुनते जाइए, सब सिखा दिया जाएगा, थोड़ा भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पे, ठीक है? चलिए सुनिए, तो क्या रहा, दो तरह के मटेरियल है बच्चे, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। अगर लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में इनको रखेंगे तो ध्यान दीजिए कि कंडक्टर में क्या नियम है, नो एंट्री, जीरो एंट्री, और नॉन कंडक्टर में क्या है, पार्शियल एंट्री। अब ऐसा क्यों है, हमें इसका रीजन भी सीखना चाहिए, और इस बात पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमें वो भी सीखना चाहिए। दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, आइए, नहीं वैभव में इसका रीजन एक्सप्लेन करने वाला हूं, डोंट वरी। वैभव इसका पूरा रीजन और इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की तरह याद करें। कंडक्टर बोले तो नो एंट्री, नॉन कंडक्टर बोले तो पार्शियल एंट्री। समझिए क्या होगी, ये देखिए। जैसे मानिए दो प्लेट्स हैं, जैसे मानिए ये दो प्लेट्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स, लेट इट इज हैविंग प्लस क्यू चार्ज, इट इज हैविंग माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो अगर दोनों के प्लस और माइनस, तो हम सब जानते हैं कि इनके बीच में यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्या हो रहा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्या हो रहा होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। हाँ, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्वेश्चन ये कहा जाता है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार तो हम मेटल का स्लेब रख रहे हैं और एक बार नॉन मेटल का स्लेब रख रहे हैं, और हमसे लाइन ऑफ फोर्स का करेक्ट डायग्राम चूज करने के लिए कहा जाता है। आइए रखते हैं और रीजन भी समझते हैं कि जो भी मैंने बोला उसका रीजन क्या है। आइए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये अपना दोनों प्लेट्स और इनके बीच में मैंने क्या रख दिया, मेटल का स्लेब,
मेटल, क्या रख दिया बच्चे, मेटल का स्लेब रख दिया, ठीक है। दूसरा डायग्राम भी ले रहा हूं हाथों वहां, ये देखिए वही अपनी दो प्लेटें हैं ये, इनके बीच में मैंने इस बार क्या रखा है, नॉन मेटल का स्लेब, इंसुलेटर का, इंसुलेटर का स्लेब। अभी इसमें रीजन भी आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर का मतलब डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बराबर है। ओके, अब आप देखिए हुआ क्या है, अब उसकी पूरी बात को समझते हैं। गौर करें, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज था, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे क्या था, माइनस क्यू चार्ज था। अब इसमें रीजन भी आ जाएगा, ध्यान से देखें, यस, ध्यान दें कि जो चार्ज हमने अप्लाई किया था वो क्या था, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये मेटल है, तो मेटल में आप जानते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। इंडक्शन पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है इंडक्शन, तो बोलिए मेटल में क्या होता था, कम इंडक्शन की सेम इंडक्शन, सेम इंडक्शन। तो गौर करें कि जो ओरिजिनल चार्ज है तो मैंने रेड कलर से दिखा रखे हैं, और जो इंड्यूस चार्ज है उन्होंने किससे दिखा दिए हैं, ग्रीन कलर से। आप देखिए मेटल के स्लेब पे क्या आ जाएगा अपने पास, मेटल के स्लेब पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास मेटल के स्लेब पे प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ गया, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, पता लग रहा है बच्चे को। यहाँ कितना है, माइनस क्यू। उधर आइए, यहाँ पर प्लस क्यू से इंडक्शन हो गया, क्या आएगा, माइनस का क्यू डैश, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का क्यू डैश। और आप तो जानते हैं क्यू डैश की वैल्यू क्यू से कम होगी, क्योंकि हमारी बात हुई थी ये तो नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल में इंडक्शन कैसा होगा, बराबर या कम इंडक्शन, कम इंडक्शन तो वो हो गया। अब आते हैं चीजों को समझते हैं, वास्तव में हुआ क्या है। यस, सबसे पहले इस मेटेलिक स्लैब के अंदर बात करते हैं। मेटेलिक स्लैब के अंदर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो था ई अप्लाइड, ई अप्लाइड, ई अप्लाइड कौन तरफ था, अप्लाइड प्लस क्यू से अप्लाइड माइनस क्यू की तरफ, कौन तरफ था वो, राइट साइड में। अच्छे देखिए डायग्राम में, यस, डायग्राम में देखिए, ये देखिए यहाँ पर, यस, ये देखिए, ये जो अप्लाइड प्लस क्यू है उससे अप्लाइड माइनस क्यू की तरफ क्या था, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस तरह से मैंने लिख दिया, राइट वर्ड था वो, ठीक बात है। ओके, इसके अलावा ये जो इंड्यूस्ड, ये देखिए आप, ये जो इंड्यूस्ड माइनस क्यू है और ये जो इंड्यूस्ड प्लस क्यू है, नोटिस करें, इंड्यूस्ड माइनस क्यू और इंड्यूस्ड प्लस क्यू, नोटिस करिए, इंड्यूस प्लस क्यू से इंड्यूस माइनस क्यू की तरफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो रहेगा, यस, बिल्कुल सही है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो कौन तरफ है, लेफ्टवर्ड। शब्दों में ध्यान रखें, ये जो आपका मेटेलिक स्लेब आपने रखा है, इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि राइटवर्ड है, और एक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि लेफ्टवर्ड है। और आप जानते हैं कि अप्लाइड चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज बराबर है, अप्लाइड चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज तो बराबर है। तो बॉस अगर चार्ज बराबर है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी, बहुत अच्छा शिवा, मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी। तो हम जानते हैं ई अप्लाइड इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। यार अंदर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों बराबर और अपोजिट है, तो बोलिए नेट फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब, नेट फील्ड हो जाएगा जीरो। यानी मैं समझ गया कि मेटेलिक स्लैब के अंदर नेट फील्ड कितना है, जीरो। और बॉस जहां फील्ड ही नहीं है, क्या वहां लाइंस दिखानी चाहिए क्या, नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लाइंस वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तो तरीका है ना। तो बॉस अगर आपके मेटेलिक स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वहां लाइंस दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए, वहां पे लाइंस नहीं दिखानी चाहिए। और इसीलिए इसीलिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसे डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए, अगर मुझे कहा जाएगा चार ऑप्शन देकर के कि बताइए मेटल के लिए कौन सा डायग्राम बेस्ट रहेगा, तो बच्चों मेटल के लिए ये वाला डायग्राम बेस्ट रहेगा। ये देख लीजिए अच्छे से, क्या कलाकारी की मैंने इस डायग्राम में, मैंने दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है। बस क्या ध्यान रखा मैंने कि जहां पर स्लेब था, स्लेब में, बोलो बोलो, स्लेब में क्या किया, मेटल स्लेब में क्या किया, एंट्री की नो एंट्री, आंसर दीजिए, मेटल स्लेब एंट्री की नो एंट्री, नो एंट्री, वेरी गुड शिवम, रितु वेरी गुड, मेटेलिक स्लेब में नो एंट्री। तो आज के बाद एक कॉन्सेप्ट की तरह आप इसको याद रखेंगे, मैंने इसका रीजन बता दिया। मुझे बताइए मेटेलिक स्लेब के अंदर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, वर्ड्स पे ध्यान दें, मेटेलिक स्लेब के अंदर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उसमें इंडिविजुअल बात करें तो एक नहीं भाई, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अप्लाइड भी है और साथ ही साथ में इंड्यूस भी है, दोनों बराबर है और दोनों अपोजिट है, इसलिए नेट फील्ड जीरो, और नेट फील्ड जीरो है इसीलिए, नेट फील्ड जीरो है इसीलिए वहां पे क्या होगा, कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं दिखानी। आज के बाद कॉन्सेप्ट हो गया मेटल में नो एंट्री, ठीक। आइए इसमें आ जाइए, इंसुलेटर के अंदर, बोले साहब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, चलो चेक करते हैं। अगेन बच्चे, इसके अंदर भी ई अप्लाइड था, स्लेब के अंदर भी ई अप्लाइड वही राइट हैंड साइड था, बिल्कुल ई अप्लाइड राइट हैंड साइड था, इसके अंदर भी ई इंड्यूस्ड है, ई इंड्यूस्ड इसमें भी कहां पर है, राइट हैंड साइड की वही लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यस। अप्लाइड प्लस क्यू से अप्लाइड माइनस क्यू की तरफ क्या हो जाएगा, ई अप्लाइड है। इसके अलावा इंड्यूस्ड प्लस क्यू डैश से, प्लस क्यू डैश से माइनस क्यू डैश की तरफ क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। लेकिन इस बार
दोनों चार्ज बराबर नहीं है। गौर करें, इस बार अप्लाइड चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज बराबर नहीं है, तो हम समझ गए हैं कि इस बार ई इंड्यूस्ड कम है और ई अप्लाइड ज्यादा है। तो बॉस इस बार भी आपके स्लिप में दो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है मगर दोनों बराबर नहीं है, और नहीं है तो आप समझ गए अंदर में नेट फील्ड विल बी जीरो की नॉन जीरो। नॉन जीरो। इस बार भी अंदर में दो मैग्नेटिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों में झगड़ा भी चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन भी है, मगर फिर भी नेट फील्ड कैसा है? नॉन जीरो। इसका मतलब मैं समझ गया कि डाइलेक्ट्रिक स्लिप के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है क्या वहां पे लाइन ऑफ फोर्स दिखाना चाहिए? जरूर दिखाना चाहिए। इसका मतलब हमें इंसुलेटर स्लिप के अंदर लाइन ऑफ फोर्स को जरूर शो करना है। एक बात। दूसरी बात, नोटिस करिए अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस हो रहा होगा, दोनों का डिफरेंस। तो बाहर, स्लेब के बाहर, इधर ध्यान दीजिए, स्लेब के बाहर तो क्या था? केवल ई अप्लाइड था, जबकि स्लेब के अंदर क्या है? ई अप्लाइड माइनस ई इंड्यूस्ड। इसका मतलब स्लेब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के जितना है उससे कम है, उससे कम है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो भाई साहब कम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या लाइंस भी कम लेनी चाहिए? यस, कम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए लाइंस भी कम। इसीलिए ध्यान दें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब डायग्राम चूज करने के लिए या बनाने के लिए कहा जाता है तो हम क्या कर रहे हैं, जरा नोटिस करिए मेरी कलाकारी। मैंने इसमें क्या खास बात की है, सब बच्चे नोटिस करें मैंने क्या कलाकारी कर दी। आप देख रहे हैं बाहर फील्ड में चार लाइंस दिख रही थी, चार में से मैंने कुछ लाइनों को अंदर डाला और कुछ को छोड़ दिया, चार में से दो तीन लाइनों को अंदर डाला। इसका मतलब क्या चल रहा है? ये वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। ये क्या है बोलिए? फुल एंट्री, नो एंट्री या पार्शियल एंट्री? पार्शियल एंट्री, वेरी गुड। तो मैं बात को क्लोज करता हूँ, वापस से ब्रीफ करता हूँ। सुने, ये वाली प्रॉपर्टी एग्जाम के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से सुने, आराम से शांत दिमाग सुने, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सुने, मटेरियल दो है बच्चे, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। ओके, लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में रखा, अभी अभी प्रॉपर्टी सेट हो गई है, कंडक्टर के अंदर नो एंट्री और नॉन कंडक्टर के अंदर पार्शियल एंट्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंडक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, अप्लाइड एंड इंड्यूस, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, जबकि नॉन कंडक्टर के अंदर भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, अप्लाइड एंड इंड्यूस, मगर वहां दोनों बराबर नहीं थे, अप्लाइड ज्यादा था और इंड्यूस कम था, इसलिए वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? नॉन जीरो। समझाने के लिए सब हमें करना पड़ता है, लेकिन प्रॉपर्टी की तरह याद रखें। और ध्यान दीजिए इस तरह क्वेश्चन, ध्यान दें, ये इस तरह जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे। अपने एग्जाम में भी इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन आए हैं, चार फोटो छाप देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करके करना है। कर लेंगे आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट इससे भी सुंदर बात है, वो लेते हैं। आइए, अगला पॉइंट क्या है कि ये बात सही है कि कंडक्टर में आपने बोला नो एंट्री, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स जहां भी कांटेक्ट करेगी तो जो कांटेक्ट या जो मीटिंग पॉइंट होगा वहां पे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक परपेंडिकुलर होना जरूरी है। क्या मतलब? ये देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ELF लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले हो चाहे लाइन ऑफ फोर्स के मामले हो, ये हमेशा क्या होगा? कंडक्टिंग सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ही होगा। मतलब कंडक्टिंग सरफेस पे जहां पर इनका कांटेक्ट होगा, जो मीटिंग पॉइंट होगा, वहां एंगल 90 बनना जरूरी है। और ये कंपल्शन केवल किसके लिए है? कंडक्टर के लिए है, नॉन कंडक्टर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब दिमाग में ये आता है कि कंडक्टर के लिए ऐसा कंपल्शन क्यों डाला है, तो जरा उसका रीजन सुन लीजिए कि कंडक्टर में ऐसा कंपल्शन क्यों है। आइए, जैसे मानिए ये कोई कंडक्टर है, होगा कोई मेटल का पीस है ये, मैं कह रहा हूं कि इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा तो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। बोले दूसरा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं, जरा समझिए। ये देखिए, मान लीजिए एक पल के लिए सोच लेते हैं कि मान लीजिए इसकी सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, तो बॉस अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसका एक कंपोनेंट इसमें आ जाएगा सरफेस में, एक कंपोनेंट किसमें आ जाएगा? सरफेस में आ जाएगा, ई पैरेलल। और एक कंपोनेंट कैसा होगा? ई परपेंडिकुलर। मान रहे हैं आप लोग? जरा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली परपेंडिकुलर नहीं हुआ बल्कि सरफेस से टिल्टेड हुआ तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। जरा सोचिए कि अगर इसकी सरफेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, कंडक्टर मेटल की सरफेस में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो आपको याद है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉस अगर आपकी कंडक्टिंग सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो वो आके फ्री इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा कि फोर्स लगा देगा? फोर्स लगा देगा, यू नो F बराबर क्यू। फोर्स लगेगा तो बताइए, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बैठे रहेंगे या चलना शुरू कर देंगे? चलना शुरू कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे तो करंट बन जाएगी। अरे ये क्या हो गया? मेटल में बैठे बैठे अपने आप ही करंट चल रही है।
जहां तक मेरी जानकारी है किसी भी मेटल में, किसी भी कंडक्टर में बिना बैटरी के करंट चल नहीं सकती है। तो बिना बैटरी के करंट नहीं चल सकती, इसका मतलब क्या हो गया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि बॉस अगर अंदर कंडक्टर में सरफेस में या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो करंट चला देगा। यानी मैं समझ गया कंडक्टिंग सरफेस में उसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। और सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, इसका मतलब सरफेस से टिल्टेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि बॉस अगर टिल्टेड होगा तो उसका एक कंपोनेंट तो सरफेस में ही जाएगा। द ओनली चॉइस इज, अगर मेटल कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक होना है तो केवल और केवल कौन सा अलाउड है? केवल और केवल कौन सा अलाउड है? ऑलवेज परपेंडिकुलर। मनी का बात समझ में आ गई शेखर सब लोगों को? वेरी। तो ठीक है, देखो यार, देखो चीजें समझाने का एक तरीका होता है, तो मैंने आपको समझाया, ठीक है, समझाना हो गया। लेकिन अब आज के बाद दिमाग में इसको एक करेक्टरिस्टिक की तरह फीड कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन ऑफ फोर्स मेटल सरफेस से हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर? चल, अब अगर आपको समझ में आ गया और ऐसा हुआ भी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, देखो पिछले पेज पे चलो, ये देखो इस वाले पेज पे देखो, यहाँ पे नोटिस करिए, बोलिए मेटल पे ये क्या हो रहे हैं? कोई भी एंगल बन रहा है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर ही तो है, देखो यहाँ तो वैसे अपने आप ही परपेंडिकुलर बन रही थी, तो परपेंडिकुलर बनना चाहिए। और ध्यान दें, अगर कभी किसी केस में आपकी लाइन ऑफ फोर्स मेटेलिक सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं होंगी, तो पता है लाइनों को मोड़ देंगे, बेंड कर देंगे, लेकिन एंगल सिर्फ क्या बनना चाहिए? 90 बनना चाहिए। कैसे? मैं दिखाता हूँ। ये तो एक प्रॉपर्टी थी, समझाने का तरीका। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है समझिए, आइए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। मुझे कहा जा रहा है कि जैसे मानिए ये बच्चों, मुझे कहा जा रहा है दो प्लेट है मेरे पास, ओके, ऊपर वाली प्लेट प्लस है, नीचे वाली प्लेट माइनस है, तो ऑब्वियसली प्लस से माइनस की तरफ क्या हो रहा होगा? एक फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बहुत अच्छा। दो प्लेट हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ऊपर वाली प्लस माइनस तो हमने पढ़ा हुआ है। प्लस से माइनस की तरफ क्या मौजूद है? एक फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मौजूद है। अब हमसे सवाल ये कहा जाता है एग्जाम में कि इसके अंदर एक बार मेटल का स्फीयर रख दें और एक बार नॉन मेटल का स्फीयर रख दें, तो लाइन ऑफ फोर्स का करेक्ट डायग्राम क्या होगा? आइए रख के देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ध्यान दें, अगर मैंने इसके अंदर मेटेलिक सरफेस रख दिया है, मेटेलिक स्फीयर रख दिया है, मेटेलिक स्फीयर, मेटल का स्फीयर, तो नोटिस करें मेटल के बारे में दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना आपने, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी? नो एंट्री और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं चार ऑप्शन आपको दूंगा तो चार में से एक ऑप्शन ये भी होगा। ये देखिए, चार में से एक ऑप्शन ये होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। कारण इस ऑप्शन में एक बात फॉलो हो रही है, कौन सी बात? कि हाँ मेटल में एंट्री नहीं हुई। लेकिन यार एक और बात थी ना, मेटल के साथ क्या 90 बनना जरूरी है? यस। तो गौर करें कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे 90 नहीं बना रही, ये जो लाइन है इस जगह पर ये 90 नहीं बना पा रही है, तो ये लाइन है, ये वाला डायग्राम गलत रहेगा। तो भी सही करने के लिए क्या करें? हमें लाइनों को बेंड कर देना है, लेकिन एंगल क्या बनना चाहिए? 90। तो अब देखिए आप, वापस से वही, ये देखिए करेक्ट डायग्राम कैसे होगा। लाइन यूं आई और इस तरह से बेंड किया बच्चों, लाइन यूं आई और उसको इस तरह से बेंड किया, और बेंड करने का उद्देश्य क्या है? लाइन निकलते टाइम भी क्या होगा? इस तरह से बेंड करना है, इस तरह से बेंड करना है। तो अगर मुझे कहा जाए कि मेटेलिक स्फीयर के लिए कौन सा डायग्राम सही होगा, बोलिए कौन सा डायग्राम सही होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? वेरी गुड, सेकंड डायग्राम सही होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप समझ गए, पहले डायग्राम में कंडक्टर की एक जो प्रॉपर्टी थी वो तो फुलफिल हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि हाँ यार वो नो एंट्री होना चाहिए। लेकिन दूसरे डायग्राम में दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, नो एंट्री एज वेल एज परपेंडिकुलर, इसलिए हम ये डायग्राम चूज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने डायलेक्ट्रिक का स्लेब रखा होता, डायलेक्ट्रिक का स्फीयर रखा होता बच्चे, आइए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, डायलेक्ट्रिक स्फीयर में क्या कंडीशन थी बोलिए? एंट्री, नो एंट्री या पार्शियल एंट्री? पार्शियल एंट्री। और 90 बनने का कंपल्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं है तो मजे करिए। तो अगर मैं इसमें डायग्राम दिखाऊंगा तो आई थिंक डायग्राम इसमें ऐसा दिखा सकता हूँ। ये देखिए बच्चों, मैं इसका डायग्राम इस तरह से दिखा सकता हूँ। इसमें आप देखिए, मैं बिल्कुल फ्री स्टाइल काम किया है। तीन लाइनों में से मैंने क्या किया, एक या दो लाइन को एंट्री करा दिया, पूरी लाइनों को एंट्री नहीं कराना है, पार्शियल एंट्री।
और आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइनों का बेंडिंग करना है कि नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, क्योंकि वो 90 का कंपल्शन यहाँ पर नहीं है, या 90 बने तो भी नो ऑब्जेक्शन और 90 ना बने तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेक श्योर कंडक्टर में नो एंट्री और सरफेस पे 90 बनना चाहिए, नॉन कंडक्टर में पार्शियल एंट्री और एंगल 90 बने कि नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है सबको? चल, तो ये था लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। अब आप लोगों को लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए फटाफट से रिपीट कर देता हूँ सारी बातें, ध्यान दें, शुरुआत से शुरू करते हैं वापस। यस, मैंने आगे क्या बोला, आज किसके बारे में बात शुरू की मैंने? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं ईएलएफ। यस, क्या है ये? इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में होती नहीं है, जैसे प्रेजेंटेशन का तरीका है। प्लस से निकलती है और माइनस पे टर्मिनेट हो जाती है। प्लस से निकलना और माइनस पे टर्मिनेट हो जाना, इसका मतलब क्लोज लूप बन रहा है कि नॉट नहीं बन रहा है। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। इनके ऊपर अगर कहीं पे हम टेंजेंट खींचते हैं तो क्या हो जाता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाती है। अगली बात, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये सबको रटा पड़ा है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। उसके बाद अगली बात क्या थी कि ज्यादा चार्ज तो ज्यादा लाइंस, कम चार्ज कम लाइंस, कॉमन सेंस की बात है। इसके बाद अगली लाइंस क्या थी, जहां पे लाइंस पास पास होंगी, क्राउडेड होंगी, वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहां लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड कमजोर रहेगा, वो भी आप समझ गए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो था वो सबसे कंडक्टर नॉन कंडक्टर। कंडक्टर में दो बात ध्यान रखें, नो एंट्री एंड एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। नॉन कंडक्टर में पार्शियल एंट्री और एंगल कुछ भी हो, 90 हो तब भी ऑब्जेक्शन नहीं है और 90 ना हो तब भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। क्लियर है सबको? जैसे इज वाई एल एफ नॉट परपेंडिकुलर टू डाइलेक्ट्रिक सरफेस। कंडक्टर में तो क्या था कि अगर वो परपेंडिकुलर ना होंगे तो करंट चला देंगे, और अगर मान लीजिए नॉन कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं जैसे, तो वहां पे क्या होने वाला है, अगर वहां पर डाइलेक्ट्रिक की सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल भी गया तो भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो अगर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी तो भी करंट चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। इसीलिए परपेंडिकुलर होने का कंस्टेंट केवल किसके साथ है? कंडक्टर के साथ है। डाइलेक्ट्रिक में परपेंडिकुलर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? जैसे समझ में आई मेरी बात आपको? चलिए, सेमीकंडक्टर यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं। ब्रॉडली मैंने क्या बोला अंकित, शब्दों पे ध्यान रखो। ब्रॉडली मटेरियल दो ही टाइप के हैं, कौन कौन से? कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपके सेपरेट चैप्टर है, वहां पे डिस्कस होगा। यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर का स्टडी नहीं कर रहे हैं, दो ही मटेरियल डिस्कस होंगे, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। चलिए, ये सब आपने पढ़ लिया है। एक बात ध्यान रखें, अगर मैं छोटी सी बात और करूं आप लोगों को, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं ना, कौन कौन से? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान दीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होता है। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो और बराबर गैप की लाइंस हो तो किसको शो करती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और बच्चों, जो ये है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अलावा दुनिया का कोई भी पैटर्न बना दीजिए वो सब क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। यस, क्या मतलब? ये देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये देखिए ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल तो है लेकिन इक्वी डिस्टेंट नहीं है। और ये इक्वी डिस्टेंट नहीं तो कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यस, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि ये लाइन ऑफ फोर्स है, हाँ जी, ये कैसा फील्ड होगा? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? ये भी कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा। सुन लिया आप लोगों ने? तो यूं समझिए यार, यूनिफॉर्म का एक ही पहचान है, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइंस, ये केवल यूनिफॉर्म है, और दुनिया का इसके अलावा कुछ भी बना के लाए सब क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो चलिए बच्चों, ये सब था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। आपने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से आगे एक कदम और बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो शुरू करने जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली हम किससे शो करते हैं? फाई से, फ्लक्स फाई। फ्लक्स बेसिकली है क्या? फ्लक्स का जनरलाइज मीनिंग समझते हैं। जब भी कोई चीज फ्लो होती है तो उसके फ्लो को हम फ्लक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यूं समझिए, कोई चीज फ्लो हो रही है, बह रही है, कोई फिजिकल क्वांटिटी फ्लो हो रही है, तो उस फ्लो के रास्ते में अगर मैं कोई सरफेस रख दूंगा, वो सरफेस कैसे रखूंगा? फ्लो के ठीक परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये कोई चीज फ्लो हो रही है, उस फ्लो के रास्ते में अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर सरफेस रख दिया तो सरफेस से कितना फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इमेजिन करिए, मान लीजिए कि ये वॉल प्लस है और ये वॉल माइनस है, तो मान लीजिए यहाँ पे खूब सारी लाइन ऑफ फोर्स अवेलेबल है इस डायरेक्शन में, खूब सारी लाइन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? लाइन ऑफ फोर्स जा रही है हजारों लाइन से, तो उन हजारों लाइंस के रास्ते में मैंने कोई सरफेस रख दी परपेंडिकुलर, तो सरफेस में से होकर के कितनी लाइंस गुजरी, उन लाइन की संख्या को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स। मान लीजिए इस सरफेस में से 20 लाइंस पास हुई है तो फ्लक्स 20 है। इस सरफेस में से होकर के
100 लाइंस पास हुई है तो फ्लक्स की वैल्यू 100 है। सो व्हाट एवर इज नंबर ऑफ लाइंस passing through this surface placed perpendicular to electric line of force, perpendicular to electric field, that is defined as electric flux। यानी अगर मैं कहना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, it is number of field lines, number of field lines passing through surface normal to passing through surface normal to इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पासिंग थ्रू सरफेस, प्लेस सरफेस को किस रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल रखना है, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं। यूं समझिए इसको, जैसे मानिए बच्चों कि हमारे पास ये कोई सरफेस है, होगा कोई सरफेस, ओके, ये कोई सरफेस मेरे पास है, इस सरफेस में ये कोई छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है ds, और इसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया, ठीक है, रख दिया होगा। अब आप जानते हैं कि इस एलिमेंट्री एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, आप जानते हैं किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, ये हो गया। अब आप देखिए नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, हाँ वे नॉर्मल का मींस परपेंडिकुलर, बिल्कुल। मान लेते हैं इनके बीच का एंगल है थीटा। तो आप देखिए कि अगर मुझे इस छोटी सी सरफेस का फ्लक्स लिखना हो, छोटी सरफेस का फ्लक्स में डी फाई लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा ई। नोटिस करें ds का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, ds cos थीटा, ds cos थीटा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास, एक तरह से इसका फ्लक्स, एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स इतना हो गया ई ds cos थीटा, और यू कैन से दिस इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास हो गया। तो ये किसका फ्लक्स आया है, केवल एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स आया है, बिल्कुल सही, cos थीटा एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स आया है। गौर करें, फ्लक्स तो हम फर्स्ट टाइम पढ़े तो हम इसके बारे में सारी बात करना चाहेंगे। कौन सी सारी बात, ये देखिए, फ्लक्स दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है ना, तो फिर इसको क्या होना चाहिए, वेक्टर की स्केलर, ऑब्वियसली स्केलर होना पड़ेगा। यूनिट की बात करूं मैं, यूनिट क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में लिखते हैं आप, वोल्ट पर मीटर में, और एरिया किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो बोलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर। इसका मतलब फ्लक्स की बेसिक जानकारी क्या हो गई, एलिमेंट का फ्लक्स ई ds cos थीटा, फ्लक्स स्केलर है और फ्लक्स की बातें किसमें हुआ करेंगी, वोल्ट पर मीटर में हुआ करेंगे। क्लियर है सबको, वेरी गुड। आइए, ये तो एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स था यार, नहीं नहीं, मुझे तो पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालना है। और भाइयों हमारे पास जो सरफेस होंगी क्वेश्चंस में वो भी दो तरह की होती है, कभी कभी हमारे पास होगी प्लेन सरफेस और कभी कभी हमारे पास होगा क्लोज सरफेस। तो ये दोनों के बारे में समझते हैं। केस वन क्या है, इफ प्लेन सरफेस, जी हाँ, मेरे पास जो सरफेस वो कैसी है, प्लेन सरफेस एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म। प्लेन सरफेस और फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्या मतलब है, डायग्राम समझते हैं। ये देखिए सीन को, आप सीन समझिए। ये देखिए बच्चे, ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, जिसका एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मल ये हो जाएगा, और इसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एंड लेट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये सीन है। मुझे कहा जा रहा है इस प्लेन सरफेस का फ्लक्स लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा सरफेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट्री एरिया का जो फ्लक्स आया था क्या उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस, यानी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा ये करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये प्लेन सरफेस है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो इसमें हर जगह ds और e का एंगल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो हर जगह e और ds का एंगल अलग अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा, यानी कि कांस्टेंट है फाई। तो ऐसा करें, e और cos थीटा को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ds, और ds वाज द एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, सो द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस इज a। तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग, फाई इज ea cos थीटा, और क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए cos थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सिंपल फॉर्मूला। तो मेरी एक सलाह है आपको, मेरे के नहीं सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, फ्लक्स इज सिंपली ई ए cos थीटा। आप देखेंगे फ्लक्स के सारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये एक फॉर्मूला काम में आने वाला है, ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। नोटिस करें जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके ऊपर हाथों हाथ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यस। नोटिस करें इसके बाद दो प्रोफाइल क्वेश्चन होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देंगे, ए की वैल्यू दे देंगे और एंगल दे देंगे, तो आप ये cos थीटा लगा लेना। कभी कभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रूप वेक्टर में देंगे और एरिया भी वेक्टर में देंगे, तो ऐसे में आप क्या कर लेना, डॉट प्रोडक्ट कर लेना। आइए दोनों टाइप के सवाल करके देखते हैं। क्वेश्चन शुरू करने के पहले एक छोटी सी बात ध्यान रखें,
इधर नोटिस कर लीजिए जरा क्या बात है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल नहीं है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल नहीं है, बल्कि सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल है, सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ एंगल है। पता लग रहा है आपको? अच्छे से देख लें, थीटा ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, ये ई का सरफेस के साथ एंगल नहीं है। क्लियर? आइए अब अगर आप ये बात समझने लगे हैं तो आइए जरा इस पे एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये देखिए, मुझे कहा जा रहा है कि फ्लक्स पता करना है। फ्लक्स पता करिए। इफ area of surface is let 100 centimeter square, okay, electric field is 5 into 10 power 4 volt per meter, and field is making 30 degree with surface, field is making 30 degree angle with surface। ये हमारे पास सीन है। तो जरा नोटिस करिए, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो सबसे पहले डायग्राम को आप समझिए। ये देखिए यहाँ पे, ये आपकी सरफेस थी, ये जो फील्ड है बच्चों, ये सरफेस के साथ 30 बना रहा है। लैंग्वेज पे गौर करें, ये सरफेस के साथ 30 बना रहा है। तो सरफेस के साथ 30 बना रहा है, तो बोलिए इस क्वेश्चन में कितना एंगल यूज होगा, 30 या 60? एंगल कितना यूज होना चाहिए, 30 या 60? 60। वेरी गुड, क्योंकि मुझे सरफेस के साथ नहीं चाहिए, मुझे तो सरफेस के एरिया वेक्टर के साथ चाहिए। वेरी गुड, 60 एंगल यूज होगा। तो एरिया वेक्टर के साथ कितना बनेगा भाई साहब? एरिया वेक्टर के साथ बनेगा 60। तो हमें तो 60 यूज करना है। चलो काम शुरू करें। फाइव इज, क्या फॉर्मूला था? ई ए कॉस थीटा, ई ए और कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 पावर 4, एरिया में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या मैं मीटर में कर लूं, वो मैंने कर दिया, इंटू कॉस 60। cos 60 कितना होता है? ये कट जाएगा। cos 60 कितना होता है? हाफ। सो यू आर गेटिंग 250 वोल्ट इनटू मीटर। सिंपल आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या दो कलाकारी थी। पहली बात, एरिया वाज इन सेंटीमीटर, so we have to convert it into meter because we are dealing in MKS only. Second thing, in questions language, angle was 30 degree, but we have to use 60 degree. That is important. Clear है सबको? चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने आपको एंगल सब दिया, तो आपने आंसर बना लिया। दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये देखिए। हमसे कहा जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ भी 2I प्लस जे प्लस 3K एंड लेट इट इज वोल्ट पर मीटर। सरफेस का एरिया है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर सरफेस का एरिया है। पूछ रहे हैं कि फ्लक्स कैलकुलेट करें। अब इसमें जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया सरफेस इज इन XY प्लेन। अब इस क्वेश्चन की मीनिंग समझिए। यस, इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया वेक्टर फॉर्म में, और एरिया वेक्टर में नहीं दिया यार, एरिया की वैल्यू दी है। बहुत अगर एरिया भी वेक्टर में बन जाए तो फिर तो काम आसान हो जाएगा, सिंपल ई डॉट ए कर देंगे। अब आपने पढ़ा था कि सरफेस कहां पर है? XY में। तो आपने पढ़ा था एरिया वेक्टर कहां होता है? सरफेस से नॉर्मल। तो XY से नॉर्मल क्या होगा? कि जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन नहीं के। तो इस सवाल के लैंग्वेज से मैं समझ गया एरिया वेक्टर कितना बन रहा है, 10। क्या के हो जाएगा? यस। तो ई वेक्टर तैयार था और एरिया वेक्टर हमने तैयार कर लिया। बस अब तो काम करना है। फ्लक्स कितना पढ़ेंगे? ई डॉट ए, आराम से देख लीजिए कितना हो जाएगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा? 30 वोल्ट इंटू मीटर। वेरी गुड राहुल, 30 आ जाएगा ना? श्रेया, जैनब, यश, उज्जवल, अदिति, वेरी गुड। अनुज, बिल्कुल सही, 30 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट, सरफेस जो वो XZ प्लेन में है, सरफेस XZ प्लेन में। कम ऑन, इस बार एरिया वेक्टर कहाँ होगा? बोलिए 10 XZ, तो एरिया वेक्टर Y में हो जाएगा ना, तो J कैप। तो अकॉर्डिंग इस बार 10 J कैप हो गया। वापस से आ जाइए, 5 इज E डॉट A, वापस से सोल्व करके देख लीजिए कितना आंसर है, 10 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर है सब लोगों को? 10 वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर है? तो मैंने जानबूझ के एक क्वेश्चन दोनों प्रोफाइल का लिया। एक क्वेश्चन में क्या लिया था? ई की, एरिया की और एंगल की वैल्यू दे दी, तो आपने आंसर बना लिया। और इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है? इसमें ई और एरिया दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया, तो हमने सिंपल क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया और हमारा आंसर आ जाएगा। ये था प्लेन सरफेस का इलेक्ट्रिक प्लेन सरफेस का फ्लक्स मैनेज करने के बारे में। केस 2, क्लोज सरफेस। अब आती है मुद्दे की बात। कभी कभी यार हमारे पास जो सरफेस होगी ना बच्चों, वो क्या होगी? क्लोज सरफेस। क्लोज वाला समझ, बंद, जैसे डब्बा होता है ना, कोई डिब्बा,
डिब्बा क्या होता है, बंद होता है ना, क्लोज सरफेस मतलब जो चारों तरफ से बंद है, लाइक डिब्बा, कोई बॉल, लाइक दैट, क्लोज्ड, चारों तरफ से बंद है, डिब्बा टाइप। कभी कभी मेरे पास क्लोज सरफेस रहेगी तो मुझे क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना है, तो इसके बारे में खास बातें समझे हम लोग पहले तो, कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो आप समझिए कि हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट का फ्लक्स क्या आ रहा था, ई डॉट डी एस, एलिमेंट का फ्लक्स। तो अगर समझिए कि क्लोज सरफेस का छोटा सा एलिमेंट का फ्लक्स ये है, तो अगर इस फ्लक्स को मैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो बोलिए ये क्या मिल जाएगा, क्या पूरी क्लोज सरफेस का फ्लक्स तैयार हो जाएगा? यस। ध्यान दीजिए, E डॉट ds was the flux of small element. If this small flux is integrated for the complete closed surface, then it will be the net flux of closed surface. ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस होगी उसमें हमें देख के पता लग जाए कि उसमें इंडिविजुअल कितनी अलग अलग सरफेस है, 2 है कि 3 है कि 5 है। तो अगर मुझे उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल सरफेस पता लग जाता है तो फिर ऐसे में क्या करना पड़ेगा, फाइनाइट निकालने का एक और आइडिया है क्या, ये देखिए, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डैश डैश डैश। मान लीजिए उसमें अलग अलग 3 4 5 10 जितनी भी सरफेस मुझे पता लग जाए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अलग अलग सरफेस का, पहली सरफेस का फाई 1, दूसरे का फाई 2, फाई 3, फाई 4 सब अलग 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 निकाल लेंगे। और अलग 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 निकाल लेंगे, अगर हम अलग अलग वो सब निकाल लेंगे, सब कुछ अलग अलग वो निकाल लेंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सम को सिंपली जोड़ देंगे। वेक्टर सम करना है कि ऑर्डिनरी सम, ऑर्डिनरी सम, नेट फ्लक्स निकालने के लिए अलग अलग फ्लक्स का ऑर्डिनरी सम, क्योंकि फ्लक्स क्या था, स्केलर था, तो बस नेट फ्लक्स यहां से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेट फ्लक्स, तो यूं समझिए कि क्लोज बॉडी का नेट फ्लक्स निकालने के बच्चे दो आइडिया है, दो आइडिया है, यस। पहला आइडिया क्या है, या तो इंटीग्रेशन करिए, और दूसरा आइडिया क्या है कि या तो समेशन, समेशन मतलब फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 करिए। आप सब जानते हैं मैथ्स में सम जोड़ने के लिए तो इंटीग्रेशन होता है, और मैथ्स में चीजों को सम अप करने के लिए एक समेशन भी होता है। अब कब कौन सा यूज करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। जब मुझे पता हो कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स पता है, 5 है कि 8 है कि 10 है कि 100 है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, समेशन। और जब मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी एडेड उनकी संख्या नहीं पता होती है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ध्यान दें, अभी हम सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस पे। तो क्लोज सरफेस में अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल सरफेस ना पता हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और अगर क्लोज सरफेस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल सरफेस पता हो तो क्या करना पड़ेगा, समेशन, यानी कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। और सुने, क्लोज सरफेस के मामले में बच्चों फ्लक्स भी दो प्रकार का होता है, एक तो इनकमिंग और एक होता है आउटगोइंग। यस, तो क्लोज सरफेस में फ्लक्स भी दो तरह का रहेगा, एक रहेगा इनकमिंग फ्लक्स और दूसरा रहेगा आउटगोइंग। ध्यान दीजिए, इनकमिंग आउटगोइंग, तो बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा हाँ ये इनकमिंग है, सही बात है, इनकमिंग आउटगोइंग क्यों आए, जरा ये देखिए, ये जो मान लीजिए कोई डब्बा है, क्लोज सरफेस है, यूं मान लीजिए लाइंस आ रही है, तो क्या हो रहा है, ये लाइंस इस बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग फ्लक्स। और जो लाइंस इससे बाहर निकल रही है वो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग फ्लक्स। डब्बे के अंदर, क्लोज बॉडी के अंदर एंटर करने वाला इनकमिंग फ्लक्स, और क्लोज बॉडी से बाहर जाने वाला वो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग फ्लक्स। तो यार यहाँ फ्लक्स दो टाइप के हैं, तो मैथमेटिकली इस बात को इन्वॉल्व करने के लिए हम दोनों का साइन अलग अलग लेते हैं। मेक श्योर इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसका रीजन आपके सामने आ जाएगा, डोंट वरी। ध्यान दीजिए, क्लोज बॉडी के मामले में फ्लक्स भी दो तरह का है, इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक बात है, क्यों है इसका रीजन अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको। और आइए, जब आप लोग क्लोज बॉडी में डील करते हैं, जब प्लेन सरफेस में डील करें तो वहां एरिया वेक्टर क्या था, सरफेस से नॉर्मल। क्लोज बॉडी में एरिया वेक्टर को सरफेस से नॉर्मल तो होना ही है, लेकिन हमेशा नॉर्मल एंड आउटवर्ड होना है, यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मली आउटवर्ड। जी हाँ, क्लोज बॉडी के मामले में एरिया वेक्टर सिर्फ नॉर्मल बोल के काम नहीं चलेगा, नॉर्मल भी होना है और सरफेस से आउटवर्ड, यानी कि सरफेस से बाहर की तरफ होना है। यानी क्लोज बॉडी में, जैसे मानिए कोई भी क्लोज बॉडी, जैसे मेरा हाथ है, मान लीजिए ये वाला सरफेस एरिया नॉर्मल, इससे नॉर्मल तो ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस एरिया, इससे नॉर्मल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये नॉर्मल आउटवर्ड, नॉर्मल और डिब्बा के बाहर, नॉर्मल और डिब्बा के बाहर, नॉर्मल और डिब्बा के बाहर। मेक श्योर नॉर्मल एंड आउटवर्ड ही आपको क्या लेना है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। ये मैंने क्लोज सरफेस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है। इन सब बातों को और अच्छे से क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, तब आप समझ पाएंगे। ये देखिए, a cylinder is placed in uniform filled P.
एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो कि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है ये देखिए। इस सवाल के थ्रू मैं आपको फ्लक्स की पूरा विजन दे पाऊंगा कि फ्लक्स वास्तव में है क्या चीज और फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या। आइए, बच्चों का कोई सिलेंडर है और ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। इसको मैंने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। मान लीजिए यूनिफॉर्म फील्ड, ये देखिए फर्स्ट क्लास यूनिफॉर्म फील्ड है ई वैल्यू पर, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि सिलेंड्रिकल सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेंडर क्या है, अपने आप में क्लोज सरफेस है ना, बंद है। तो ऑब्वियसली मुझे पूछ रहे हैं ये सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि सिलेंडर में अलग अलग तीन सरफेस हो रही है। ये सिलेंडर मान लें अगर हम, एक तो ये सर्कुलर सरफेस, एक ये सर्कुलर सरफेस और एक क्या हो जाए कर्ड सरफेस। तो आई थिंक इसमें तीन अलग अलग सरफेस है। नंबरिंग करता हूँ। मान लीजिए ये हो गया इसका सरफेस 1, ये हो जाएगा सरफेस 2 और ये हो जाएगा सरफेस 3। तो बॉस अगर मुझे इसमें तीन अलग अलग सरफेस दिख गई हैं, मुझे अलग अलग सरफेस की संख्या पता लग रही, तो मुझे क्या करना चाहिए नेट फ्लक्स के लिए। इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे समेशन करना चाहिए। समेशन मतलब पहली सरफेस का फाई 1 निकाल लेते हैं, दूसरी सरफेस का फाई 2 निकाल लेते हैं और तीसरी सरफेस का फाई 3 निकाल के जोड़ लेते हैं। अगर नंबर ऑफ सरफेसेस पता नहीं लगती तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन। अगर नंबर ऑफ सरफेसेस पता है तो क्या करना पड़ेगा, समेशन। वेरी गुड मनिका, समेशन करना पड़ेगा। चलिए, समेशन के लिए मुझे फाई 1 फाई 2 फाई 3 कैलकुलेट करना है। और फाई 1 फाई 2 कैलकुलेट कैसे होंगे, वही अपना ई ए कॉस थीटा से। तो आइए सारी तैयारी करते हैं। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एग्जामिनर ने दे रखी है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग तय करने जा रहे हैं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, आइए इस वाली जगह पर नोटिस करिए जहां मेरा पेन चल रहा है इस टाइम। यस, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। नॉर्मल एंड आउटवर्ड, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर A1। पता लग रहा है आपको। नॉर्मल और इनवर्ड नहीं लेना है, ध्यान दीजिए। आउटवर्ड मतलब नॉर्मल डायरेक्शन तो ये भी हो सकती थी ना, देख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल एंड इनवर्ड हो जाता। नहीं, कहां जाना है, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। क्लियर। सरफेस 3 का क्या होगा, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। और सरफेस 2 का भी क्या होगा, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। पता लग रहा है सब लोगों को। नॉर्मल बोल के काम नहीं चलेगा, नॉर्मल एंड आउटवर्ड होना पड़ेगा। क्लियर। तो सीधा सीधा देसी में याद करो यार, नॉर्मल और डिब्बा के बाहर, नॉर्मल और डिब्बा के बाहर। चेक कर लिया सब लोगों ने, हो गया। अब आइए जरा कुछ काम शुरू करें। आइए, सबसे पहले हम पहली सरफेस का फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। पहली सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, E1 A1 और cos थीटा 1। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि ये जो सरफेस है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ऐसा मान रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लिया मैंने, थोड़ा समझाने के लिए A मान लिया। अब आ जाओ। यस, E1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, E1 की वैल्यू कितनी है E, एरिया 1 की वैल्यू कितनी है A, और cos, बोलिए पहली सरफेस के लिए एंगल कितना बन रहा है E और M है। यस, E कहां पर है, राइटवर्ड। और एरिया वेक्टर कहां पर है, राइटवर्ड है कि लेफ्टवर्ड है, लेफ्टवर्ड है। वेरी गुड। कितना एंगल बन रहा है, 180। तो आप समझ गए, फाई 1 कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस E आ रहा है। फाई 1 कितना है, माइनस E आ गया मेरे पास। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अब चलिए फाई 2 पकड़ने चले। फाई 2, फाई 2, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज E2 A2 एंड cos का 90 डिग्री। दूसरी सरफेस जो कर्ड सरफेस, जरा देखिए, ई तो कहाँ है, राइटवर्ड, और एरिया कहाँ है, ऊपर की तरफ। यस, ध्यान दें यश, 90 एंगल आएगा। फाई 2, फाई 2, सेकंड सरफेस कौन सी है, कर्ड वाली है, ठीक है। तो ऑब्वियसली cos 90 कितना हो गया, 0। यानी कि सेकंड सरफेस जो है उसके साथ फ्लक्स कितना आया है, 0 फ्लक्स आया है। तीसरी सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, E3 A3 और cos थीटा। E3 की वैल्यू तो आज भी E है, A3 की वैल्यू कितनी है, A है, और cos आप देख सकते हैं थर्ड सरफेस के लिए ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, एंगल कितना हो जाएगा, 0। सो दिस टाइम व्हाट आई एम गेटिंग, वी आर गेटिंग प्लस ई। क्या मिल रहा है मुझे, प्लस ई मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो आप देखिए हुआ क्या है, मैंने आप लोगों की हेल्प से तीनों अलग अलग सरफेस का फ्लक्स निकाल लिया। शब्दों पे ध्यान दीजिए। पहली सरफेस का फ्लक्स कितना आया है, माइनस ई। दूसरी सरफेस का फ्लक्स कितना आया है, 0। और तीसरी सरफेस का फ्लक्स कितना है, प्लस ई। तो चलो डायग्राम पे ध्यान दीजिए, इमेजिन करिए। यस, अब देखिए ये डब्बा था अपने पास, ये डब्बा था अपने पास। यस, पहली सरफेस से लाइंस डिब्बे में एंटर कर रही हैं। पहली सरफेस से लाइंस डिब्बे में एंटर कर रही हैं, और एंटर कर रही हैं तो पहला फ्लक्स कैसा होना चाहिए, इनकमिंग फ्लक्स। कैसा होना चाहिए, इनकमिंग। और इनकमिंग फ्लक्स आप देखिए, मैंने काउंट किया इसको। इनकमिंग फ्लक्स कैसा आया हुआ मेरे पास, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव आया हुआ है। मैंने मैथमेटिकली फ्लक्स 1 कैलकुलेट किया तो कैसे आया, नेगेटिव। और ऐसा मत समझना कि एक सवाल में ऐसा हुआ है, आप 50 सवाल करके देख लीजिए, जो भी फ्लक्स इनकमिंग हो निश्चित रूप से कैलकुलेटर के अपने आप ही क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए हम आपको हमेशा सिखा रहे हैं, इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। अब देखिए फाई 3,
तीसरी सरफेस को नोटिस करिए, तीसरा जो सर्कुलर पोर्शन उसको नोटिस करिए, वहां से लाइंस एंटर करेगी, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। तीसरी सरफेस से लाइन बाहर निकल रही है, और बाहर निकल रही है तो कैसा आउटगोइंग फ्लक्स है, और आउटगोइंग फ्लक्स है तो बोलिए कैसा फ्लक्स आया, पॉजिटिव। किसी भी सरफेस का जब आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से कैसा आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए हमने आपको सिखा दिया आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्लक्स टू का तो सरफेस जीरो आया, तो वो इनकमिंग भी नहीं है, आउटगोइंग भी नहीं है, दैट इज मी। तो आप समझिए, तो मैंने अभी पॉइंट लिखा था ना, तो आज के बाद याद हो गया, इनकमिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव, हो गया। बच्चों, मैंने तीनों अलग अलग सरफेस का फ्लक्स निकाल लिया। अगर आज मेरे पास यहाँ 4 5 6 सरफेस होती तो मैं बाकी सरफेस का भी निकाल लेता, और अल्टीमेटली नेट फ्लक्स के लिए क्या करें हम लोग, इन सबका वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम, वेक्टर सम के एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम, नॉर्मल ऑर्डिनरी सम कर दिया, और नेट फ्लक्स कितना आ गया मेरे पास, जीरो आ गया। यानी कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस का नेट फ्लक्स कितना आया है, जीरो आया है। कुछ शब्द नोटिस करें आप, इस पर नेट फ्लक्स जीरो आया है, लेकिन इंडिविजुअल सरफेस का फ्लक्स जीरो है कि नॉन जीरो भी है, नॉन जीरो भी है। गौर करें, पूरी बॉडी का, पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स तो जीरो आया है, लेकिन क्लोज बॉडी के अलग अलग हिस्सों का फ्लक्स, क्लोज बॉडी के अलग अलग हिस्सों का फ्लक्स तो नॉन जीरो भी आ गया है। चांस वाली बात है, कैलकुलेशन करके देखो, इस तरह से आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ये। चलिए, अभी आप नोटिस करिए इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा इसको और फील करें हम लोग। आप आराम से देखिए, इमेजिन करिए कि अगर इधर से फ्लो आ रहा है, इधर से लाइन ऑफ फोर्स में दिखा, उधर से फ्लो आ रहा है, जरा सोचिए, लाइनों की एंट्री कहां से हो रही है, सरफेस 1 से, वो लाइनों का एग्जिट कहां से हो रहा है, सरफेस 3 से। तो जरा सोचिए कि लाइनों का एग्जिट सरफेस 3 से हो रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स दोनों बराबर आ गए, तो नेट फ्लक्स जीरो आया। नेट फ्लक्स जीरो आना ही चाहिए था, उसका कारण है, क्या कारण है उसका समझिए आप लोग। यार, इस बॉडी के अंदर कोई भी चार्ज तो नहीं है, इस क्लोज बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। तो जरा इमेजिन करिए, ये क्लोज बॉडी में अगर बाहर से 10 लाइन एंटर कर गई, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो तो लाइनों को बढ़ा देता, पॉजिटिव चार्ज लाइनें प्रोड्यूस करता है, और नेगेटिव चार्ज लाइनें टर्मिनेट करता है। तो अगर अंदर पॉजिटिव होता तो लाइनें बढ़ा देता, नेगेटिव होता तो कुछ लाइनों को खा जाता, लेकिन अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितनी लाइन अंदर आएंगी वो ना तो बढ़ने वाली है ना कम होने वाली है। 10 अंदर आएंगी तो 10 बाहर जाएंगी, 20 अंदर आएंगी तो 20 बाहर जाएंगी, तो आने वाली नेगेटिव और जाने वाली पॉजिटिव, तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो क्या आंसर जीरो आना ही चाहिए था। यस, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इस क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज नहीं था, इस क्लोज बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए जितनी लाइन एंटर की उतनी लाइन बाहर गई, इस चक्कर में जितना माइनस उतना प्लस, इसी चक्कर में नेट फ्लक्स का जीरो आ रहा है, और वो आना ही चाहिए था। क्लियर है सब लोगों को। तो इस तरह से हम लोग क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना भी सीख गए हैं। अब एक दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत है जरा ध्यान दीजिए, सब लोग सीखिए। बच्चों, मैंने इस क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकाला आपके सामने, 5 1 5 2 5 3 कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। मान लीजिए अभी 3 की जगह इसमें 6 अलग अलग सरफेस होती, 6 अलग अलग सरफेस होती, तो मैं क्या करता, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 इतना सारा कैलकुलेट करता, फिर जोड़कर के आंसर निकालता। तो यार, इन सब में तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना हमें आ गया है, डेफिनेशन ने जो गाइडलाइन दिया उसके हिसाब से हम क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकाल पा रहे हैं। लेकिन क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालने के बाद भी, क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालने के बाद भी ध्यान दें, क्लोज बॉडी का फ्लक्स हम निकाल पा रहे हैं डेफिनेशन से, मगर इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर क्लोज बॉडी का फ्लक्स हमें जल्दी से निकालना है, फास्ट निकालना है, तो उसका एक शॉर्टकट अवेलेबल है। दैट शॉर्टकट मेथड इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। स्टार्ट करता हूं मैं गॉस थ्योरम के बारे में। यूं समझिए, गॉस थ्योरम जो हम शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो क्लोज बॉडी का ही फ्लक्स जानने का ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, फास्ट तरीका है। ये तो क्या था, क्लोज बॉडी का फ्लक्स जानने का डेफिनेशन वाला तरीका था, बहुत टाइम लग रहा है इसमें क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालने में। लेकिन गॉस थ्योरम से आप देखेंगे किसी भी क्लोज बॉडी का फ्लक्स एकदम शटाशट आ जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगना है। तो ध्यान दें, क्लोज बॉडी का फ्लक्स बहुत फास्ट तरीके से निकालने वाला मेथड कौन है, गॉस थ्योरम। तो हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। हाँ, हाँ उज्जवल, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव केवल डायरेक्शन के बारे में है, वो ये शो कर रहा है कि वो अंदर आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर। ओके, टाइम हो गया है। तो बच्चों, ये मैंने फ्लक्स निकालना आपको बता दिया। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे किसके बारे में, हम शुरू करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। क्लियर, चलिए, मैं लिंक आपके पास है ही? हाँ, लिंक है, मैं हैंड आउट अपलोड कर रहा हूँ, वहां से ले लीजिए। लिंक तो है ना सबके पास? वेरी गुड, मैं हैंड आउट अपलोड कर रहा हूँ, वो ले लीजिए आप लोग। लिंक नहीं है?
हाँ वही लिंक है भाई, चलो लिंक फिर शेयर करता हूँ, रोज लिंक शेयर करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिंक दे रहा हूँ अभी आपको, तुरंत परेशान ना हो। मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आप आज के और पुराने जो भी हैंड आउट है सब ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिंक भेज दिया मैंने। हाँ यश जो है, फ्लक्स हमेशा क्लोज सर्फेस का जीरो आएगा अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। उसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, बिल्कुल। चलिए मैंने अपलोड कर दिया, वो ले लीजिए आप लोग। थैंक यू, आज की क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास में शुरू करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। थैंक यू।